हाँ जी बच्चों, काम शुरू किया जाए फिर। अभी बिल्कुल जीरो से रहेगा, ठीक है। तुमने 2-3 दिन जो कर लिया है ना, अभी बिल्कुल शुरू से करेंगे। और जो सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक मैं रिवाइज कर दूं एक बार, क्या क्या रहेगा। तो सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक में सबसे पहले इट विल बी लिविंग वर्ल्ड। जिन लोगों ने एडवांस में कुछ डिस्कशन कर ली थी उनके लिए रिवीजन है, और अदरवाइज ये बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो रिवीजन वाले फायदा उठाएंगे और जिनका नया है वो पूरा समझेंगे जोर से, ठीक है। तो नोटबुक साथ में रखनी है, एज वेल एज बुक साथ में रखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ, पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन रिलेशन विद एनिमल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उतना बताऊंगा जितना एनिमल क्लासिफिकेशन के साथ में कनेक्ट करेगा। देन तीसरा टॉपिक इसी रिलेशन में होगा, फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, ये 3 टॉपिक्स हमारे इंटर रिलेटेड चलेंगे। लिविंग वर्ल्ड आज हम शुरू कर रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो नॉर्मली तो हम जानते हैं ना कि व्हाट इज लिविंग, तो जनरल तो हमें पता होता है व्हाट इज लिविंग, बट लिविंग को साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करेंगे और कौन सी टर्म्स उससे रिलेटेड हो सकती हैं, वो सारी बातें, ठीक है। और नीट में हम लोग जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हर एक क्वेश्चन की रूट, जो वर्ड वहां पे कोई दिया हुआ है तो उसके बिल्कुल रूट में पहुंचना है, उसको पूरा समझना है, ठीक है। तो अभी आज टॉपिक शुरू हो रहा है द लिविंग वर्ल्ड, और ये आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक भी है। बायो की जो शुरुआत है आपकी 11th जो सिलेबस होता है उसकी यहीं से होती है, लिविंग वर्ल्ड से, है ना। तो यहां पे अब इस टॉपिक के जो इंट्रो है उसी में ये वर्ड लिविंग का मतलब समझेंगे। व्हाट इज लिविंग? तो लिविंग से मैं क्या समझ लूं? एनीबडी? लिविंग का क्या मतलब हो जाएगा? लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा? लिविंग का मतलब हो जाएगा कि कोई सर्टेन फीचर है, कैरेक्टर है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर शो करती है तो वी विल कॉल इट लिविंग, ठीक है। तो लिविंग का मतलब यहां पे हम बायोलॉजिकल लाइफ से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां लिविंग का मतलब बायोलॉजिकल लाइफ से है। बायोलॉजिकली लिविंग से कह रहा हूं मैं, मतलब अब ऐसे तो कॉस्मिक लिविंग में सन आ जाता है। तो कॉस्मिक लिविंग में मतलब जो भी जो प्लैनेट्स हैं, कुछ जैसे अर्थ है, तो अर्थ क्या है? अर्थ को हम एक लिविंग प्लैनेट कर देते हैं, तो ये कोई बायोलॉजिकली लिविंग तो है नहीं। सन को हम क्या कहते हैं? सन क्या है? सन एक स्टार है, और ये स्टार कैसा है? ये लिविंग तो है ही, इसको काउंट कर रहे हैं, ये लिविंग है। सस्टेनेबिलिटी अपने आप से सारी चीजें, इसके अंदर एनर्जी लिबरेशन वगैरह हो रही है, बट वो लिविंग होना और बायोलॉजिकली लिविंग होने में फर्क है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे विल शो सम फीचर्स, और वो फीचर्स किसके होंगे? उन फीचर्स के समेटिव इफेक्ट, यानी इकट्ठे प्रभाव को आप क्या कहोगे? कि वो लाइफ है, ठीक है। बायोलॉजिकली लिविंग केस का मतलब है, लिविंग का मतलब है एग्जिबिट फीचर्स ऑफ लाइफ। एक फीचर या कई फीचर, एक फीचर भी शो करे या कई फीचर शो करे तो हम क्या कहेंगे? कि लाइफ है, ठीक है। अब इकट्ठा इफेक्ट जो होता है उन फीचर्स का, उसको हम लाइफ कह देते हैं। पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे 10 फीचर बोलूं लिविंग के, उनमें से कोई एक
एग्जिबिट हो रहा हो तो वी विल कॉल कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऑर्गेनिज्म कह दूंगा, ये लिविंग बीइंग है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग कोई भी एक फीचर जब शो करता है तो हम उसको लिविंग बीइंग कहते हैं, और वो फीचर्स की एक लिस्ट है, वो फीचर्स की लिस्ट हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे। समझ रहे हो बात आप? तो क्या क्या फीचर्स की लिस्ट है, लेट अस सी क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ लिविंग या फीचर्स ऑफ लाइफ। फीचर्स ऑफ लिविंग या फीचर्स ऑफ लाइफ बोलूं तो क्या है मतलब, यहां पे कुछ 6-7 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लिविंग है इट इज मेड ऑफ सेल, इट इज मेड ऑफ सेल। तो फीचर्स ऑफ लाइफ या फीचर्स ऑफ लिविंग, इट इज मेड ऑफ बेसिकली फीचर्स ऑफ लिविंग है, इसका इफेक्ट जो है वो लाइफ कहलाएगा। सेल्यूलरिटी मतलब क्या हुआ, लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल। तो ये जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट करते जाएंगे, यही कनेक्ट होगा पूरा का पूरा। जैसे मैंने यहां पे लिखा है तो एज इट इज आप करोगे, एज इट इज आप पूरी चीजें करें। तो सेल्यूलरिटी, दे आर मेड ऑफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेल की बनी हुई है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सेल, तो पहली बात तो ये हुई सेल्यूलरिटी। दूसरी बात हुई मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, बेटा मेटाबॉलिज्म को आप दो तरह की रिएक्शन से डिनोट करते हो, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेटिव रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म मतलब डीजनरेटिव ब्रेकिंग रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल कौन फॉर्मेटिव रिएक्शन का, जैसे फोटोसिंथेसिस। आप प्लांट में एग्जाम्पल ले लोगे फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स का एग्जाम्पल है यहां पे, या लिविंग बीइंग में आप फोटोसिंथेसिस को, और ब्रेकिंग रिएक्शंस में रेस्पिरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हुआ रेस्पिरेशन। तो बच्चों बात यह हुआ कि दोनों का जो समेटिव इफेक्ट है, मतलब हमारी सेल्स के अंदर कुछ बन रहा है और साथ में क्या है, कुछ ब्रेक भी हो रहा है, कुछ बनेगा और कुछ ब्रेक भी होगा। तो ये दोनों के मिले जुले इफेक्ट को आप क्या कहते हो, मेटाबॉलिज्म कहते हो। लिविंग बीइंग जो होते हैं, जो जितने भी जीवित होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होएगा ही होगा। दूसरी बात है कि वो सेल के बने होंगे, यानी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। तो दूसरा फीचर, ये दो फीचर हुए। तीसरा फीचर होमियोस्टासिस। होमियोस्टेसिस का साथ के साथ ही टर्म हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। होमियोस्टेसिस का मतलब हुआ करता है स्टेट ऑफ इंटरनल सेल्फ बैलेंस। स्टेट ऑफ इंटरनल सेल्फ बैलेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ लो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अपने आप से अपने अंदर होने वाली प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अपने आप से कंट्रोल कर रही है, मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी रिएक्शन हो रही है वो इंटरनली सेल्फ बैलेंस में है। दिस टर्म इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। ठीक है, ये टर्म एक साइंटिस्ट ने दिया सबसे पहली बार। तो किसने टर्म यूज्ड या कॉइंड बाय कैनन। ठीक है, बहुत पहले इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता था, अभी ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला क्योंकि आपके बुक में इस साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं पूछा जा रहा है,
बट होम्योस्टेसिस लिविंग बीइंग का तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में हम जो है जा रहे हैं आगे। चौथी बात, होम्योस्टेसिस के बाद ग्रोथ है। लिविंग बीइंग क्या शो करते हैं? दे शो ग्रोथ। और बेटा बात यह है कि ग्रोथ बढ़ने से नंबर सेल्स बढ़ेगा, सेल्स के नंबर बढ़ने से ग्रोथ आएगी। तो ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्यों कह रहे हो आप इसको? क्या चीज से ग्रो? हिमालय पर्वत की भी ऊंचाई बढ़ रही है, तो क्या ये ग्रोथ है? आपकी बुक में ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है कि हिमालय माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं, तो क्या वो माउंटेन्स जो हैं वो लिविंग है? ठीक है, समंदर का तल ऊंचा हो रहा है तो वो भी ग्रो कर रहा है, तो क्या ये जो है लिविंग बीइंग है? इस तरह की ग्रोथ को हम ग्रोथ मानेंगे। तो ग्रोथ किसको मानना है? ग्रोथ मानना है सेल डिवीजन के थ्रू सेल का नंबर बढ़ने से, है ना। सेल का नंबर बढ़ेगा तो बॉडी का साइज बढ़ेगा और उस ग्रोथ को आप बोलोगे। ठीक है, तो दिस इज ग्रोथ का मतलब हुआ राइज इन साइज ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मतलब मैं कह दूं सेल डिवीजन। क्या कह दूं इसको? सेल डिवीजन। यहां पे बच्चों नीट का एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, और नीट का क्या क्वेश्चन है कि जो अमीबा है, बैक्टीरिया है, वहां पे ग्रोथ का क्या मतलब है? वहां पे ग्रोथ का क्या मतलब है? अमीबा जैसी चीजें, यानी सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो तो क्या करेगा? वो ये रहा अमीबा, लो ये अमीबा है, इट विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। इसका साइज तो कोई बड़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर है, ये तो अपने उसी साइज के हैं जितने की ये पेरेंट बॉडी थी। तो यहां पे ग्रोथ को कैसे कहूं मैं? यहां पे हम ग्रोथ बोलेंगे पॉपुलेशन का बढ़ना। समझ रहे हो? तो सिंगल सेल्ड में जब बैक्टीरिया कहते हो आप, कभी इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन के केस में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बॉडी में राइज कर जाते हैं, तो आप क्या कहते हो? बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है ना। डॉक्टर क्या कहते हैं? भी बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है। तो ग्रो करने का मतलब नॉट राइजिंग इन साइज बट राइजिंग इन नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट का कोई क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसमें एक आगे बात लिखो यहां पे, जहां राइज इन साइज, यहां पे नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, यहां पे नोट कर देंगे, नोट लिखेंगे, नोट लिखो इसमें, राइट डाउन द नोट, नोट फॉर दिस ग्रोथ वाले के लिए नोट लिखें, नोट लिख लेंगे राइज in unicellular, in unicellular cases, in unicellular cases, in unicellular cases जो सिंगल सेल्ड होते हैं, इन यूनिसेलुलर केसेस rise in number, rise in number in unicellular cases, rise in number, rise in number is considered as, rise in number is considered as growth। राइज इन नंबर को ब्रैकेट में आप लिखोगे राइज इन पॉपुलेशन साइज, अगर ऐसे वर्ड आ जाए तो राइज इन पॉपुलेशन साइज, राइज इन पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज का बढ़ना ही, साइज का बढ़ना, पॉपुलेशन साइज का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, क्या कहेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड, इसी को ग्रोथ कहेंगे। तो अभी तक जो मैंने पॉइंट्स लिखे आपको, पहला सेल्यूलरिटी, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, यहां पे कोई इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी बात निकल के आई, इन वालों में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, पहले तीन जो है एज इट इज क्वालिफाई कर जाते हैं कि सेल का बना हुआ मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, और ग्रोथ में नॉट द साइज बट द नंबर इन केस ऑफ यूनिसेलुलर कंडीशन। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक सेल वाले
जब डिवाइड होते हैं तो बॉडी का साइज नहीं बढ़ाते, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम ग्रोथ कह देते हैं। तो चौथा फीचर हुआ हमारा ग्रोथ। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, फिफ्थ नंबर का फीचर, फिफ्थ नंबर का फीचर, तो पांचवा फीचर हमारा क्या कह रहे हैं, पांचवा फीचर है, यहां पे भी बड़ी अमेजिंग सी बात है, इट इज लोकोमोशन, दिस इज मूवमेंट, दिस इज मूवमेंट। पांचवें नंबर पे हुआ मूवमेंट। पांचवी बात क्या है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। तो बच्चों मूवमेंट जो है ये तो आपको प्लांट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मूवमेंट, बोलो जी। प्लांट में होता है ओम, मूवमेंट होती है प्लांट में, होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है, प्लांट में होती है मूवमेंट। होगी। कितने लोग कह रहे हैं कि प्लांट में मूवमेंट होगी, कितने वोट है होने वाली, मूवमेंट होने वाली बात कितने लोग, अरे घबराओ नहीं, यहाँ कौन सी क्या हो रहा है, हो रही है, कितने लोग कह रहे हैं हो रही है, प्लांट में मूवमेंट हो रही है, रेज हैंड्स। कोई कोई ऐसे ऐसे आधा वाला हाथ उठा रहे, नहीं पूरा हाथ उठाओ। प्लांट में मूवमेंट होती है, प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, बट वो इतने धीरे, इतनी स्लो रहती है कि आप उसे डिटेक्ट एक दिन में नहीं कर पाते हो, 2-3 दिनों में आप कर लोगे। ठीक है, जैसे आप देखिए कि प्लांट्स के रूट जो है वो अंधेरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और लीव्स किधर कर रही हैं, दे आर टुवर्ड, मूविंग टुवर्ड द सनलाइट। समझ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, ये मूवमेंट है। एक अमीबा अपने स्यूडोपोडिया का हेल्प करके मूव कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये मूवमेंट है। ठीक है, इसी तरह बैक्टीरियल मूवमेंट भी आपको जो है पता लग जाएगा, कुछ बैक्टीरिया आपके जो है वो पूरा जो है प्रॉपर मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यहां जो है ये बात हमें समझ में आ जाती है कि मूवमेंट होती है, लेकिन एक स्पेशल मूवमेंट होती है जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लोकोमोशन। तो मूवमेंट शो करते हैं लिविंग बीइंग, हाँ ये बात सही है कि कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, इवन प्लांट भी करेंगे, और इस तरह की मूवमेंट आपको दिखती है। तो मूवमेंट का जो सबसे टिपिकल फॉर्मेट है वो होता है लोकोमोशन। ठीक है, तो यहां पे हम ये कहेंगे, बाकी मूवमेंट को छोड़ के मैं एनिमल लोकोमोशन वाली मूवमेंट की बात कर रहा हूं। तो हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स शो कैसा मूवमेंट, हेट्रोट्रॉप्स शो लोकोमोशन। और बेटा हेट्रोट्रॉफ कौन से वाले, होलोजोइक। कैसे, होलोजोइक। अब यहां पे एक नया वर्ड आ गया होलोजोइक, तो जो वर्ड आते जा रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो होलोजोइक यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले शो लोकोमोशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है, शो लोकोमोशन। तो हेट्रोट्रॉफ्स ये हैं क्या, दीज आर एक्चुअली एनिमल्स। ये चीज, ये कौन है, शो लोकोमोशन एंड कॉल्ड एज एनिमल्स। एनिमल्स ज्यादातर अगर मूव कर रहे हैं, मतलब एनिमल्स में आपको लोकोमोशन दिखेगा, दे शो लोकोमोशन। अब देखो, एक पॉइंट से पॉइंट ए से बी पे जाना हो तो क्या चीज होती है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। तो लोकोमोशन क्या इन्वॉल्व करेगा, लोकोमोशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लोकोमोशन इज आइडेंटिफाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आप बता देंगे कि लोकोमोशन इज आइडेंटिफाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
और बात यहां पे लिखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, और एनिमल्स शो लोकोमोशन टू फॉलो द फूड। ठीक है, टू फॉलो द फूड मतलब फूड सोर्स या फूड को फॉलो करना है, तब एनिमल्स क्या करेंगे, एनिमल्स उन्हें लोकोमोशन शो करना पड़ेगा। मतलब यह है कि फूड को फॉलो करने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अगर फूड की स्पीड ज्यादा है, फूड सोर्स की स्पीड ज्यादा है, तो लोकोमोशन की स्पीड भी ज्यादा होगी, अगर कम रहेगी तो कम रहेगी। स्पीड कम है तो कम रहेगा। मतलब जैसे आप ये देखो कि एक डियर टाइगर का एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल है। टाइगर्स तेज क्यों दौड़ रहे हैं? बिकॉज डियर जो है वो तेज दौड़ता है। ठीक है, डियर तेज दौड़ेगा तो टाइगर तेज दौड़ेगा, ये उसकी स्पीड को लिमिट कर रहा है। समझ रहे? दूसरी तरफ सवाल यह कि अगर फूड को फॉलो करना है, ठीक है, तो फूड को अगर फॉलो करेंगे तो तेज दौड़ेंगे, ये बात मैंने बोली। तो टाइगर जो है वो डियर के पीछे लगा हुआ है, तो डियर क्या खा रहा है? डियर इज ईटिंग अप ग्रास को, लेकिन ग्रास तो नहीं दौड़ रही, फिर डियर तेज क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उसे किससे बचना है? टाइगर से बचना है। तो यहां दो कारण है तेज दौड़ने के। या तो पहला कारण तो है फूड फॉलो करना, दूसरा कारण है किसी प्रीडेटर से बचना। दूसरा कारण क्या बचा? कि प्रीडेटर से बचेंगे। तो एनिमल्स शो लोकोमोशन ड्यू टू द फॉलो ऑफ फूड, टू फॉलो द फूड, एज वेल एज टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। ठीक है, यहां पे क्या दे दोगे? टाइगर, एग्जाम्पल है टाइगर डियर रिलेशन, दोनों एक दूसरे की जो स्पीड है उसके कंट्रोल का कारण बन जाते हैं। तो लिविंग बीइंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, यहां पे आप एडिशनली बता सकते हो प्लांट्स शो फोटो ट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक मूवमेंट्स। समझ में आया? तो प्लांट्स के अंदर तो इस तरह की मूवमेंट मिलती है, और एनिमल्स जो हैं, याद रखना, फूड की वजह से। अब क्या आप ये जानते हो एग्जाम्पल कोई, कि कुछ एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करेंगे? कुछ एनिमल्स मूव क्यों नहीं करते? ठीक है, यहां नीचे नोट लिख लें, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नोट ऐड करेंगे। नोट लिखेंगे फ्यू एनिमल्स, तो चेक भी कर लो। फ्यू एनिमल्स फ्यू एनिमल्स फ्यू एनिमल्स डस नॉट लोकोमोट। ये चूंकि एनिमल किंगडम को समझने में हेल्प मिलेगी। फ्यू एनिमल्स डस नॉट लोकोमोट, मूवमेंट नहीं करते, बिकॉज they receive food through water currents. They receive food through water currents. एग्जाम्पल कौन? फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, एग्जाम्पल हो गए स्पॉन्जेस एग्जाम्पल हो गए। और ऐसे एनिमल जो एक जगह फिक्स रहते हैं, सच एनिमल्स विच आर फिक्स्ड एट अ प्लेस, दे आर कॉल्ड एज सेडेंट्री। फिक्स्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज सेडेंट्री। हाँ, एसिडिया बिल्कुल होगा एग्जाम्पल। एसिडिया जो है वो उधर मिलेगा आपको, कॉर्डेटा के शुरू वाले ग्रुप में। ठीक है, तो वो भी उसका बहुत सारे ऐसे, तो पानी में उसकी कंडीशन भी तो वैसी है।
एसिडिया को भी फूड वाटर करंट के साथ मिल रहा है। मतलब जो भी एनिमल्स हैं, मैंने एक एग्जांपल जो पूरे तरीके से पूरा फाइलम ही सेडेंट्री है उसका नाम मैंने आपको दिया पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के मेंबर स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, ये बात क्योंकि सभी को मालूम रहती है कि पहला फाइलम है, और नहीं भी मालूम है तो एनिमल किंगडम अभी पढ़ने वाले हैं, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो बस एग्जाम्पल याद रखो कि जो स्पंज होते हैं वो प्लांट की तरह ग्रो कर रहे हैं, समंदर के फ्लोर में ग्रो कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो दे आर ग्रोइंग लाइक अ प्लांट। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये जो ग्रोथ है, इसी को जो है मतलब जो एक जगह पे ये सेडेंट्री कंडीशन बोलेंगे इसको। क्या बोला आपने इसको? फिक्स्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज सेडेंट्री। क्या बोलते हैं? सेडेंट्री। तो सेडेंट्री बोलेंगे हम इनको, दे आर कॉल्ड एज सेडेंट्री, यानी कि फिक्स्ड होते हैं। इनको सेसाइल भी कहा जाता है। फिक्स्ड कंडीशन ऑफ दीज एनिमल्स इज नोन एज सेडेंट्री और सेसाइल। अब आपसे कभी भी पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर सेसाइल, विच ग्रुप इज सेसाइल, तो नीचे 3 एनिमल का 2 एनिमल का नाम लिया हुआ रहेगा, नीट का क्वेश्चन है, और आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अभी मैं बाकियों के कोई नाम नहीं लूंगा कि किसी का अगर ये टॉपिक कमजोर है पहले से तो उसको ये लगेगा कि यार ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पॉन्जेस का हमें लगभग सबको पता है कि स्पॉन्ज तो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? लोकोमोशन को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के क्वेश्चन आता है तो लिविंग का फीचर, बट क्वेश्चन नीट में है कि भी कौन कौन से एनिमल्स सेसाइल हैं। तो उनमें से एक सबसे कॉमन ग्रुप है पोरीफेरा, यानी कि स्पॉन्जेस। ठीक है, और दूसरा जैसे तुमने नाम लिया है ना, तो एसिडिया जो है वो आगे ग्रुप में आएगा, तो जैसे जैसे ग्रुप आएंगे उनके सबके नाम हम लिखते जाएंगे कि कौन कौन सेसाइल है, फिक्स है। तो अब तुम एक बात बता दोगे, अब कोई पूछेगा कि कोई एनिमल फिक्स क्यों होता प्लांट की तरह, तो सीधी सी बात है, उसका खाना उस तक ऐसे ही पहुंच रहा है इजीली। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या? सारी चीजें अगर तुम्हें जोमेटो वाला घर पे ही दे जाए तो तुम बाहर निकलोगे ही नहीं घर से। ठीक है, क्या है कि भी खाना मंगाना है तो आपने बाहर से मंगा लिया, तो अब मूवमेंट आपकी नहीं हो रही है, दूसरे किसी की हो रही जो खाना आपके लिए लेके आ रहा है। ठीक है, अगर आपको जितना ज्यादा टिपिकल आपके लिए फूड सोर्स जितना टिपिकल होगा उतनी मूवमेंट आपकी बढ़ जाएगी ना। अब मान लिया आप घर कहीं दूर रहते हो और खाना जो है वहां आसपास में अवेलेबल नहीं है, तो आपको उतने दूर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, या दूसरा तरीका, आपको अपनी मूवमेंट कम करनी है तो किसी दूसरे से खाना मंगाना पड़ेगा। अब स्पॉन्जेस क्या होते हैं? स्पॉन्जेस पानी के अंदर ऐसे सेडेंट्री होते हैं, फिक्स होते हैं। इनको कुछ नहीं करना है, इन्हें बस अपने अंदर सेल्स की कुछ हलचल करनी है, कोएनोसाइट्स की। कोएनोसाइट हिलते रहते हैं और इनके कैनाल सिस्टम में वाटर का फ्लो बनते रहता है। बाहर से ये वाटर अंदर आएगा, कहां पे आएगा? उसके कैनाल सिस्टम में आएगा। स्पॉन्ज के कैनाल सिस्टम में जो वाटर करंट आएगी तो उसी के साथ फूड आएगा, अंदर जाएगा तो फूड और ऑक्सीजन जाएगी, बाहर निकलेगा तो फूड वेस्ट और CO2 निकलेगी, साथ में अमोनिया भी निकलेगी। तो स्पॉन्जेस का कैनाल सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, और स्पॉन्जेस के कैनाल सिस्टम के चक्कर में स्पॉन्ज जो है क्या होता है? सेडेंट्री होता है, वो फिक्स होता है, वो इधर से उधर मूव नहीं करता। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट का जो 5वां फीचर हुआ हमारा, अब दोबारा से थोड़ा देख लो। सेल्यूलरिटी, मेटाबॉलिज्म, सेल के बने हुए हैं लिविंग, दे शो मेटाबॉलिज्म, सेल्स के अंदर रिएक्शन हुआ करती हैं। उसके बाद उनमें एक इंटरनल बैलेंस होता है। बॉडी के अंदर क्या है? इंटरनल स्टेट ऑफ बैलेंस है, यानी कि सब कुछ खुद से मैनेज हो रहा है। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद ग्रोथ है। तो ग्रोथ के लिए मैंने बताया था। अब यहां जहां जहां जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मानो कि ये क्वेश्चन हमारे एरिया ऑफ कंसिडरेशन है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पूरा एक कलेक्शन होता चला जाएगा हमारा। तो यहां पे क्लियर हो गई बात। अब 5वें नंबर पे आया आपका मूवमेंट। 6th पे क्या आता है? 6 पे आता है, 6ठे नंबर पे आएगा रिस्पॉन्सिवनेस। 6th पे आएगा रिस्पॉन्सिवनेस। 6ठे नंबर पे रिस्पॉन्स की बात आई।
रिस्पॉन्सिवनेस, व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? रिस्पॉन्सिवनेस 6th में आएगा रिस्पॉन्सिवनेस। छठा फीचर है लिविंग बीइंग का कि लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्स करते हैं। तो दे डू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मतलब क्या है, लिविंग कौन है जो रिस्पॉन्स करेगा? अब मान लेता हूं कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप लिविंग बीइंग है तो क्या करेंगे? कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेंगे, हाँ में, ना में, है ना। ऐसे तो है नहीं कि बस ऐसे ऐसे करके रहेंगे, तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लिविंग बीइंग हो आप, है ना, तो रिस्पॉन्स हो रहा है, ये रिस्पॉन्स है, मुझे पता लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए, मतलब ये टेबल है, टेबल को आप कुछ भी करोगे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा बड़े लेवल की रिस्पॉन्स क्या होती है? हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं उसको? कॉन्शियसनेस। तो हाईएस्ट लेवल, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना लोकोमोशन के बारे में, मोस्ट टिपिकल का केस, तो यहां पे मैं लिखूंगा जो हाईएस्ट रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। इसको कॉन्शियसनेस कहोगे। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, एक लिविंग बीइंग अपने बाहर के वातावरण के बारे में फील करता है, ठंडी है, गर्मी है, यहां से जाना है, वहां जाना है, ये सब फील करेगा, ठीक है। ये लिविंग बीइंग का मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ऑर्डर है, ये होता है। तो कॉन्शियसनेस इज हाईएस्ट लेवल, कॉन्शियसनेस इज हाईएस्ट लेवल। तो कॉन्शियसनेस जो है दैट इज हाईएस्ट लेवल। एक बात और समझ लिए, रिस्पॉन्सिवनेस किसके होते हैं? रिस्पॉन्सेज आर टूवर्ड्स जो लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब कुल मिला के मतलब है कि लिविंग बीइंग्स शो रिस्पॉन्स, लिविंग बीइंग शो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, बच्चों स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई आर द फैक्टर, स्टिमुलाई क्या होते हैं? दे आर द फैक्टर विच कॉज सम चेंज इन बॉडी, और वो चेंज जो है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जैसे किसी को पिन चुबो दिया, अब पिन चुबो दिया तो एक रिस्पॉन्स होगा ही, वो रिस्पॉन्स कई लेवल पे हो सकता है। जैसे पिन चुबो दिया, कोई सीधा साधा है तो हाथ हटा लेगा, ठीक है, और अगर पिन चुबो ही और सामने वाला थोड़ा सा ठीक ठाक है तो जड़ देगा, एक पता लग जाएगा रिस्पॉन्स आ गया, है ना, पिन चुबोने पे रिस्पॉन्स आया, है ना। कुछ अमीबा जैसे चीजें हैं, वो लाइट के लिए अगर उनको शेड पसंद होता है, नॉर्मली अमीबा जैसा केस, तो वो उसको आप लाइट में ज्यादा रखोगे, थोड़ा शेड की तरफ, ठंडक की तरफ जाने की कोशिश करेगा, सिंपल टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स है, लेकिन ह्यूमंस और हायर केसेस दे आर हाईली कॉन्शियस, ठीक है। हम सिर्फ यही नहीं रुकते कि बाहर सर्दी है, गर्मी है, दिन रात है, क्या है, हम तो सोचते भी हैं, ठीक है, हम आइडियाज को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम रिस्पॉन्स पूरा करते हैं। तो इसमें भी सबसे आगे की बात अगर कहें, ओनली ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। केवल ह्यूमंस क्या होते हैं? दे आर सेल्फ कॉन्शियस, ह्यूमंस सेल्फ कॉन्शियस हैं। और सेल्फ कॉन्शियस मीन हुआ कि अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, है ना, वो इंटरनली कॉन्शियस होना, मतलब टुवर्ड्स माई सेल्फ वाली बात आती है। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ह्यूमंस में होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? ये भी एक फीचर है रिस्पॉन्सिवनेस। और वो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये शायद वही चीज है जिसको आप सोल या आत्मा कहते हैं, ठीक है, यही वो चीज है, मतलब प्रोबेबली साइंटिफिक फॉर्म में तो आत्मा यही हो सकता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझ में आ रही है? तो ये अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम ह्यूमन बॉडी से हटा दें तो शरीर जिंदा तो रहेगा, लेकिन हम कहेंगे कि बायोलॉजिकली जो मतलब जिसको कहना चाहिए
बायोलॉजिकली तो लिविंग होगा, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस ना होने की वजह से वो उस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, ठीक है। वो शरीर कुछ ही रिस्पॉन्स शो करेगा, लेकिन वो इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स गायब हो जाएंगे। इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स चले जाते हैं जब सेल्फ कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है। तो के नीचे नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें एक नोट लिख लो, इसमें नोट लिख लेंगे, अ पर्सन इन कोमा, अ पर्सन इन कोमा, अ पर्सन इन कोमा, अ पर्सन इन कोमा ऑब्लिक ऑब्लिक कोमा, या फिर मैं क्या कहूं, ब्रेन डेड कंडीशन, ब्रेन डेड कंडीशन, ब्रेन डेड कंडीशन इज कंप्लीटली नॉन रिस्पॉन्सिव, कंप्लीटली नॉन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब ये कहूं मैं कि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, नॉन रिस्पॉन्सिव। इट इज कंसिडर्ड, he or she is considered clinically dead, clinically dead, नॉन रिस्पॉन्सिव रहेगा, क्लिनिकली डेड, बट बायोलॉजिकली अलाइव, बायोलॉजिकली अलाइव। नॉन रिस्पॉन्सिव है, शरीर जिंदा है, शरीर तो जिंदा है, ठीक है। तो इंटरेक्टिव जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो गायब है, यहां से इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, वो जिंदा रहेगा, लाइफ तो है, लिविंग तो है, लेकिन वो क्लिनिकली क्या रहेगा, डेड रहेगा। समझ में आ गई बात। तो हम डेथ के प्रोसेस में भी ये थोड़ी सी बात जानेंगे। तो कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस छठा फीचर है, सातवें नंबर का फीचर अल्टीमेट फीचर है, चाहे कुछ हो या ना हो, ये सातवें नंबर का फीचर तो जरूरी रहेगा। सातवें नंबर का फीचर क्या है, इट इज, सातवें नंबर का फीचर है, सेवेंथ फीचर इज रिप्रोडक्शन। सेवेंथ नंबर फीचर इज रिप्रोडक्शन। सेवेंथ नंबर पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन है। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव करते हैं तो वो उनका एक उद्देश्य होता है, उसकी एक मतलब उसका लाइफ का क्या है, ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट एम है ये। कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही बात के लिए सरवाइव करेगा कि उसको अपनी प्रोजेनीज कंटिन्यू करनी है, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, प्रोजेनीज कंटिन्यू करते हैं तो प्रोजेनीज कंटिन्यू करने में जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो नए ऑस्प्रिंग्स है, वो पेरेंट पॉपुलेशन से ज्यादा एडवांस हुआ करते हैं। तो इस तरह दे कैन रिसीव, दे कैन कंटिन्यू द लाइफ विद द एडवांसमेंट, इवोल्यूशन शो करेंगे। तो रिप्रोडक्शन मौका देता है इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने का। ये बात भी हम, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन ये क्या हुआ, और इट इज अल्टीमेट एम, इसको ऐसे लिखें, दिस इज अल्टीमेट एम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का अल्टीमेट एम है, दिस इज अल्टीमेट एम ऑफ इंडिविजुअल टू कंटिन्यू द प्रोजेनी, टू कंटिन्यू द प्रोजेनी, प्रोजेनी को कंटिन्यू करने के लिए है, टू कंटिन्यू द प्रोजेनी। तो प्रोजेनी कंटिन्यू करेंगे, किससे कंटिन्यू करेंगे, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट करके लिख लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इवोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी फॉर इवोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी फॉर इवोल्यूशन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन तेज होगा। अब तुम ये बताओ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तेज होगा कि नहीं होगा, या स्लो रहेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बच्चों क्या था, वही था ना कि भाई ये अमीबा है, इसमें से दो डॉटर अमीबा बन गए, फिर आगे बन गए, देयर विल बी नो चेंज, दे आर कॉपीज, बेसिकली दे आर क्लोन्स,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्लोन जैसा है। आप देखो लाखों करोड़ों साल से अमीबा ने अपने लिए कुछ बदला ही नहीं है, वो अमीबा ही है अभी तक। ठीक है, उसके साथ के लोग कहां से कहां पहुंच गए, है ना? कैसे पहुंच गए? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ, नई नई बातें सीखी, अलग अलग से जो है कॉम्बिनेशन हुआ। तो मतलब अब आप सोचो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इवोल्यूशन। वो स्पीशीज के फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल पेरेंट होते, मदर होते, फादर होते। आप लोग अलग अलग बैठोगे अगली क्लास से, कल से, ठीक है ना? अलग अलग बैठेंगे। तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे तेज होता है और कैसे ये हेल्प कर रहा है, ये बात समझने की है। मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं, फीमेल पेरेंट मदर है और मेल पेरेंट फादर है। फादर के अंदर उसकी अपनी पूरी फैमिली के फीचर्स हैं जो उनके पूर्वजों ने गैदर किए हैं इकट्ठे। मदर के अंदर उनकी फैमिली के फीचर्स हैं जो वहां से पूरे इकट्ठे हुए हैं। और जो ऑस्प्रिंग है उसके अंदर इन दोनों परिवारों के कैरेक्टर्स का रिकॉम्बिनेशन है। ये बहुत तेज तरीका है चेंज लाने का। दूसरी तरफ क्या, ये रहा अमीबा, यहां से चला डिवाइड हुआ, फिर यहां पे चला फिर डिवाइड हुआ। इसने गेन क्या करा? ये तो एनवायरमेंट से थोड़ा बहुत चेंजेस ले रहा होगा। किसी एनवायरमेंट में रह रहा है तो उससे थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हो, करोड़ों साल में छोटा सा चेंज हो पाया। समझ रहे हैं ना बात आप? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ा सा चेंज एक साथ हो सकता है। अगर बड़े ड्रास्टिक पेरेंट हैं, मतलब एक अलग तरह के फीचर वाला, दूसरा दूसरे फीचर वाला है, अगर इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो तो एकदम ही बहुत सारे चेंजेस दिखा सकते हैं। जैसे आप देखें डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स, अगर उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे तो वो जो उनके पपीज के अंदर आने वाले चेंजेस तो आपको बिल्कुल एकदम दिखते हैं ना, कि भी ना तो ये मतलब मदर अलग है, फादर अलग है, और बच्चे वो कोई और नए रिकॉम्बिनेशंस के हैं। इस तरीके का फायदा, एक ही पीढ़ी में इतना सारा चेंज, तो ये सारा कैसे, इसका फायदा क्या है हमें? इसका फायदा एनिमल ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में, ह्यूमन रेस इंप्रूवमेंट में, हर जगह देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा। किसकी करवाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करवाएगा अपॉर्चुनिटी इवोल्यूशन की। समझ में आ रहा है? कोई भी इंडिविजुअल जो है उसका आखिरी एम होता है क्या? आखिरी एम होता है उसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा और दुनिया से विदा ले लेगा। यही हो रहा है ना? तो बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हमारे पास रहेंगे रिप्रोडक्ट। अब ये कैसे प्रूफ करें? अब तुम्हारा सवाल यह है कि सर ये तो आपने बता दिया, इसका प्रूफ कहां है कि भाई रिप्रोडक्शन ही अल्टीमेट एम है? तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाते हैं, जो रिप्रोडक्शन करने के जस्ट बाद मर जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है। आप देखिए कि हनी बी का जो ड्रोन है मेल होता है ना? हनी बी का ड्रोन एक हैप्लॉइड मेल है। ये एकदम से जैसे ही ब्रीडिंग करेगा, ब्रीडिंग के बाद इसकी डेथ हो जाती है, मर जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने अपने लाइफ का एम पूरा कर लिया, उद्देश्य पूरा हो गया उसका। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि वाइल्ड स्पाइडर्स में जो मेल है उसने जब एक बार मेटिंग कर ली, स्पर्म्स रिलीज कर दिए, तो जो फीमेल है वो क्या करती है, उस मेल को क्या कर लेते, कंज्यूम कर लेते, खा लेती है। क्यों खा लिया जी? क्योंकि अब उसकी नीड नहीं है। नेचर में ये अगर मेल बचा भी रहेगा फालतू में नुकसान ही करेगा, कोई ना कोई चीजों को खाया जाएगा, खाने की अवेलेबिलिटी कम करेगा। इससे तो बढ़िया है कि पापा जो है वो बच्चों का न्यूट्रिशन बन जाए। समझ में आया? बात समझ में आई? नेचर में बेमतलब कुछ नहीं होता है। तो एक काम की चीज हुई। अब एक चीज और है, चलो अब और इससे एक और बात आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है इसमें। अब ये जो स्पाइडर्स हैं जिन्होंने अपनी एक एक जनरेशन को बढ़ाने के लिए जिन पता नहीं कितनों को खा लिया, है ना? हर बार जब उन्होंने ब्रीड किया तो मेल को खा लिया, क्योंकि वो मेल तो एक ही बार
ब्रीड कर सकता था। समझ में आई बात आपको? अब जब ये जो फीमेल है ये बुढ़िया हो गई है, एज होगी इसकी, अब ये ब्रीड नहीं कर सकती है, तो अब क्या होगा? तब ग्रुप की जो यंग फीमेल्स हैं वो इस बुढ़िया को खा जाएंगे। अल्टीमेट एम रिप्रोडक्शन करना था, प्रोजेनी कंटिन्यू करना था, तो ये स्पाइडर्स जो हैं उस ओल्ड स्पाइडर को क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। तो ये बात अब प्रूव होगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा का मतलब फिलहाल जरूरत नहीं है ना? तो ये अल्टीमेट एम है रिप्रोडक्शन। अब एक और बात बता दो कि देयर इज नो स्पीशीज इन डिजाइन, नेचर में कोई ऐसा स्पीशीज नहीं है जिसकी डेथ उसके रिप्रोडक्टिव फिनोमिना से पहले डिजाइन हो रखी हो। सोचो, कोई ऐसी स्पीशीज हो सकती है? हो सकती कोई स्पीशीज जिसकी डेथ का जो डिजाइन है वो पहले हो रखा हो और रिप्रोडक्शन बाद में? रिप्रोडक्शन का तो पता ही नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले किसी का भी डेथ डिजाइन नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है, कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन से पहले मर सकता है। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बचपन में मर जाते हैं, उन्होंने अपनी प्रोजेनी कंटिन्यू नहीं करी है, मर जाएंगे, है ना? एडल्टहुड से पहले मर जाएंगे, रिप्रोड्यूस होने से पहले मर जाएंगे। तो इसका मतलब वो है कि इंडिविजुअल तो मर सकता है, स्पीशीज, अगर स्पीशीज तो हम कहीं तब रहे जब एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्पीशीज जो है उसमें नॉर्मल डिजाइन ऐसा नहीं है कि भी डेथ पहले हो और रिप्रोडक्शन ना हो। ठीक है, टेक्निकली पॉइंट समझ में आ गए सबको कि बिना डेथ के, बिना रिप्रोडक्शन के डेथ का डिजाइन नहीं होता है। तो अल्टीमेट एम क्या है? रिप्रोडक्शन। और आखिरी चीज, वायरस मेनली शो reproduction, virus show reproduction only when they are in host cell, जब वो होस्ट की सेल में होते हैं। जब कहां पे होते हैं? होस्ट की बॉडी में होते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन करते, सिर्फ रिप्रोडक्शन ही कर सकते हैं। वायरस क्या सेल है भाई? क्या वायरस सेल है? वायरस सेल नहीं है, वो फीचर हटा दिया मैंने भी, वायरस सेल नहीं है। ठीक है, जब सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, उनमें होम्योस्टेसिस भी खुद से कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, और ग्रोथ है क्या? नहीं है। हां, आप कह सकते हो ग्रोथ है। ग्रोथ के लिए कह सकते हो कि वो नंबर बढ़ा रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं ना, वो उनका नंबर बढ़ रहा है। एक वायरस एंटर करेगा, 1 लाख वायरस बॉडी से निकलेंगे। ठीक है, तो दे शो मेनली तो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और आप कह सकते हो कि ग्रोथ भी शो करते हैं, बट इसके अलावा कुछ और शो नहीं करते। और वायरस के इसी फीचर के हिसाब से आप क्या कहते हो? वायरसेस आर लिविंग। बट व्हाई यू कॉल देम लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस बेटा हवा से और दूसरे मीडियम के थ्रू मूवमेंट उसकी होती है। इट इज नॉट एक्टिव, दिस इज पैसिव मूवमेंट। वायरस की पैसिव मूवमेंट, हवा में जा रहा है ना, तो वायरस की मूवमेंट कैसी होती है? पानी में जा रहा है, पैसिव मूवमेंट होती है, एक्टिव मूवमेंट नहीं, जब वो लिविंग है ही नहीं तो। ठीक है, व्हेन outside the host cell, they act as क्या? they act as non living particle। ये नॉन लिविंग पार्टिकल का रोल प्ले करते जब किसी भी सेल के बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये स्पेशल सी बात हो गई यहां, उसके रिप्रोडक्शन से डिफाइन हो गया कि रिप्रोडक्शन के फिनोमिना से डिफाइन हुआ वायरस का लिविंग। ये ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन करता है तो वायरस लिविंग है, अदरवाइज उसमें कोई लिविंग का लक्षण मौजूद नहीं है। तो मतलब आप ये कहोगे कि वायरस जब बॉडी के बाहर नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर लिविंग, तो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, डिफाइन हो गया है। तो वायरस आर कनेक्टिंग लिंक
बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों है, क्वेश्चन कभी हो सकता है, तो क्यों है तो आप जान लो कि इट इज शोइंग जस्ट वन फीचर, ठीक है। ऑल्सो यू कैन कंसिडर ग्रोथ इन दैम, ठीक है। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कंसिडर ग्रोथ, वी कैन ऑल्सो कंसिडर ग्रोथ, मतलब राइज इन नंबर, ग्रोथ एज अ फीचर ऑफ लाइफ। बेसिकली ये आधी अधूरी सी बात है यहां पे, क्योंकि वायरस एक सेल तो है नहीं, तो सेल डिवीजन को हमने ग्रोथ मान रखा है, बट यहां नंबर बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हो कि भी ग्रोथ है, कह लो इसे, है ना, बट वो डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा है। हाँ, सवाल यह कि वायरस क्यों है अगर उसका कोई रोल ही नहीं है तो वायरस जो है वो अपने लेवल पे म्यूटेशंस कॉज करेगा, किसी ऑर्गेनिज्म को बदल देगा, इट इज एक्टिंग एज अ टूल टू कंट्रोल अदर पॉपुलेशंस। समझ रहे हो, तो बढ़िया सवाल है, ये बात ध्यान रखिए कि अब नेचर में कुछ भी यूजलेस नहीं होता है। तो आप कहोगे सर कोरोना वायरस क्या फायदे की चीज थी? नेचर के लेवल पे, नेचर के लिए कोरोना वायरस फायदे की ही चीज थी, क्योंकि उसने क्या करना था, वायरस ने कमजोर ह्यूमन पॉपुलेशन को हटा देना था। वो आपके लिए तो लग रहा है कि भी हमारा कोई रिलेटिव है, हमारे पहचान के लोग हैं, लेकिन वायरस या नेचर जो है उसके लिए कोई बात नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम अपने घर में से दीमक हटाते हो कि नहीं हटाते? दीमक हटाते हैं। तो कभी आपने सोचा जब दीमक पे दवाई डाली तो आपने किसी का भाई, किसी की मम्मी, किसी के पापा, उनको निपटा दिया है? बताओ, नहीं सोचा ना। तो नेचर के लिए हम जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कुछ वैसे ही हैं। अगर हम उसके रूल्स में रहेंगे तब तो हम पॉजिटिव हैं, और अगर उत्पात मचाएंगे तो सीधी सी बात है, उस नेचर के यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है ना कि भी किसने किसको, वो तो ये कि जो बैलेंस में नहीं है उसको हटा देंगे। तो वायरसेस एक्ट एज, वायरस क्या करते हैं, वायरस क्या कर रहे हैं, वायरस जो है दे आर एक्टिंग एज टूल, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। हम डिजीज पढ़ेंगे भाई, हमारे सिलेबस में डिजीज है, तो डिजीज में क्या देखोगे आप, डिजीज में देखोगे कि डिजीज जो है वो फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है? नेचर के लेवल पे वो उसके बैलेंसिंग टूल है, काट छांट करना है उसने उससे, ठीक है। तो काट छांट करती है नेचर, किसी को कम करना है, किसी को हटाना है, तो डिजीज एक टूल होता है। अब हम क्या, हम तो नेचर ने हमें बनाया और हम बन गए चालाक, और हमने क्या करने लगे, जब नेचर हम पे टूल चलाती है तो हम क्या ढूंढ लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट ढूंढ लेते हैं। तो आपको लगता है हम बहुत खुश हो गए, कुछ टाइम बाद नेचर उससे भी भयानक टूल के साथ वापस आती है, टूल किट में इजाफा कर लेती है, और उसके बाद फिर अटैक होता है। फिर आप जो है अगर कुछ ढूंढ लेंगे तो उससे भी भयानक कुछ होगा, ठीक है। तो उस बात का आंसर मिल गया कि वायरस नेचर में क्या करता है। तो वायरस इज अ टूल किट, इट इज अ मेंबर ऑफ टूल किट ऑफ नेचर। समझ में आया? अब आखिरी बात पे आ जाते हैं बच्चों, 7 बातें सबको याद हो गई कि नहीं? 7 बातें सबको याद हो गई हैं? बोलो जी, अपने से बोल दो, क्या क्या था? फर्स्ट क्या था? बिना देखे बोलेंगे, ठीक है। सेल्यूलैरिटी, दूसरा मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टेसिस कैनन ने दिया, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद ग्रोथ के बाद मूवमेंट, एनिमल्स में लोकोमोशन, है ना, मूवमेंट का हाईएस्ट लेवल। मूवमेंट के बाद रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस के बाद रिप्रोडक्शन अल्टीमेट। अब आप ये देखो, जितने हमने सातों के सातों लिखे, है ना, तो सातों ये फीचर जो हैं लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। इनमें से कोई एक भी होगा, एनी वन ऑफ अबव, if present we will call the object is living, the subject is living। समझ में आ गई बात आपको? ओके, 3 और यहां पे पॉइंट्स हैं, 1 मिनट के हैं। लिविंग बीइंग इन सबके बियॉन्ड,
जो कुछ और एग्जिबिट करते हैं, है ना, जो इफेक्ट्स हैं, जो हमें कुछ और दिखाई देते हैं। तो जैसे क्या, एडेप्टेशन शो करते हैं। लिविंग बीइंग्स एडेप्टेशन भी शो करते हैं। लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? अडेप्टेशन शो करते हैं। मतलब ये कोई कलम है, ये पेन है, इसे हिमालय पर्वत पे ले जाओ आप, ठीक है, चलेगा वहां पे जाके ये? मतलब जहां -30 हो रखा है, 40 हो रखा है, वहां ये पेन अपने आप को नहीं चला सकता। आप चलोगे वहां पे? मतलब अगर चले गए वहां पे तो चल पाओगे? हाँ, काफी हद तक, काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक। वो बात अलग है, थोड़ी देर बाद ठंडे पड़ जाएं, लेकिन ये कि सडनली जब आपको छोड़ा जाएगा तो आप थोड़ी देर तक सरवाइव करेंगे, 20 25 30 मिनट तक आप सरवाइव करेंगे। बहुत ठंड में भी बिना किसी असिस्टेंस के कुछ घंटे आप रह जाएंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ जो है, आपका शरीर उस हिसाब से अपने आप को वहां पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो होगी शॉर्ट टर्म, वैसे ही बात मैंने आपसे बोल दी। तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, ठंडे इलाकों के लोगों ने अपने आप को ठंडे तरीके से, गर्म जगहों पे एनिमल्स ने अपने आप को उस हिसाब से, ठीक है। अब आप देखो ना, मेरा एक दोस्त होता था साउथ इंडिया से, है ना, हम लोग 10th 11th 12th क्लास में थे, तो वो जो साउथ से था, केरला से पढ़ता था हमारी क्लास में, उसका नाम था, मुझे नाम याद है, बड़ा सही नाम था, तो जोमोन एंटोनी, ठीक है। तो वो नाम लिखता था, जैसे ओ लिखता था ना वो अपने नाम में, तो वो ओ लिखने के लिए ऐसे दिल टाइप का बनाता था वो, तो जोमोन, JO ऐसे है, हमें बढ़िया लगता था, सही लिखा हुआ है। तो वो जोमोन जो है, क्या है, जो एडेप्टेशन की बात कह रहा हूं, ही वॉज स्टडिंग इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में पढ़ रहा था। तो जैसे सर्दी के मौसम तो अक्टूबर में आने ही शुरू होते हैं, तो भैया जोमोन की पूरी सर्दी वाली जैकेट निकल आती थी। हम लोग हाफ स्वेटर्स में रहते थे, वो जैकेट पहनता था। क्यों पहनता था? क्यों? क्योंकि वो गर्म इलाके से था और यहाँ पे ठंड पड़ती है। तो साउथ इंडियन लोग जब भी नॉर्थ इंडिया में आते हैं, उन्हें ठंड लगती है, दे आर अडेप्टेड टू दैट। और जब आप वहां जाते हो तो क्या होता है, आपको फालतू में ही गर्मी लगती है वहां पे, समझ गए ना, क्योंकि आप ठंड के लिए थोड़ा सा एडेप्टेड है। तो ये तो किसने किया? तुम लिविंग बीइंग हो ना। अब ये पेन को आप चाहे कहीं लिए घूमो, तो वहां तो ये ऐसे कोई एडेप्टेशन शो नहीं करेगा। तो लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? दे शो अडेप्टेशन। तो 8वें नंबर का एसोसिएटेड फीचर है, दीज आर एसोसिएटेड फीचर्स, ठीक है, एडेप्टेशन शो करते हैं, ये भी शो हुआ। 9वें नंबर पे क्या शो कर दिया भाई? इवोल्यूशन शो। लंबे तौर में देखते हो कि लिविंग बीइंग्स सेल्फ इवॉल्व होते हैं। ऐसे तो तुम्हारा मोबाइल फोन भी इवॉल्व हुआ है, ठीक है। पहले जब शुरू में आया था तो इतना बड़ा नोकिया का फोन हम ऐसे यहाँ पे लटका के, फैशन सा होता था वो, कि भी पैंट पे ऐसे जितना बड़ा फोन रख रखा है ऐसे लटका के जा रहे, तो वो अमीर टाइप के लोग हैं। ऊपर से जो है कॉल करने के, मतलब कॉल रिसीव करने के भी पैसे आ रहे हैं उसमें, तो वो वाली चीज थी। पहले कॉल रिसीव करने के पैसे लगते थे, मालूम है आपको ये बात? बहुत पहले लगते थे, आप लोग नहीं थे तब, है ना। तब ये मोबाइल फोन आपके बर्थ से पहले आ रखा है। तो अभी कैसे, अभी तो फोन एकदम से चेंज हो गया है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है, अब सारी चीजें बदल गई हैं। मतलब इट वाज, ये तो सोचना ही बहुत मुश्किल था कि भी कॉल पे बात कर पाएंगे, ऐसे देख के बात कर पाएंगे। वीडियो कॉल अब तो रोज ही होती है, तब वीडियो कॉल का मतलब नहीं था। तो ये क्या हुआ? इट इज टेक्निकल एवोल्यूशन। क्या हुआ? ये इवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी। बट ये किया किसने? तो ह्यूमंस ने किया है ना, अपने आप से थोड़ी हो गया। तो ऑर्गेनिजम्स ने हैं, दे इवॉल्व सेल्फ, वो अपने आप से इवॉल्व करते हैं। अब 10वें नंबर पे जो जिंदा है, अंतिम सत्य, वो मरेगा। यस, हाँ, तो वो उसमें डीएनए भी तो है, तो डीएनए में चेंज हुआ। हाँ, एवोल्यूशन उसका फीचर, यू कैन से ये एसोसिएटेड फीचर वायरस भी शो करता है। इवॉल्व हो रहे वायरस, इवॉल्व हो रहे, बिल्कुल आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप जो है एनालाइज करिए टॉपिक। यहां पे हम जो अभी फिलहाल टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये है एनालिसिस, ठीक है। लास्ट बात है बेटा, डेथ। तो लिविंग बीइंग्स डाई, लिविंग बीइंग्स डाई, और डाई होने में डेथ के दो फीचर हैं। हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनिज्म हैव टू टाइप्स ऑफ डेथ। लिख ले, हाईएस्ट लेवल ऑफ
Highest level of organisms, highest level of organisms have two types of death, जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह, वर्टिब्रेट्स की बात मैं कर रहा हूं. तो दे हैव टू टाइप्स ऑफ डेथ, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ. ठीक है, तो क्लिनिकल डेथ हो गया और बायोलॉजिकल डेथ हो गया. क्लिनिकल डेथ बेटा किस चीज से मार्क करेंगे हम? एक ही चीज से, ब्रेन की एक्टिविटीज के सीज हो जाने से. ठीक है, तो दिस इज क्लिनिकल डेथ का क्या मतलब हुआ? क्लिनिकल डेथ का मतलब हुआ ब्रेन एक्टिविटी खत्म हो गई है, मतलब सीज, CEAS, सीज ऑफ ब्रेन एक्टिविटी. सारी ब्रेन की एक्टिविटी खत्म हो गई, ब्रेन डेड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ. अब आगे आपके मन में सवाल आ सकता है कि हार्ट के रुकने से हम चेक करते हैं. हम तो ये कहते हैं दिल रुक गया तो डेथ होगी, लेकिन बेटा असली बात यह है कि दिल रुकने के 2-3 मिनटों तक भी पर्सन जिंदा ही रहता है, जब तक ब्रेन रुक जाए. ब्रेन को रुकने में 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग सकते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली डिक्लेरेशन क्या होगा? जब ब्रेन रुक जाएगा. ठीक है, मतलब ब्रेन की एक्टिविटीज का रुकना ही. हार्ट रुक गया ना, तो हार्ट के रुकते ही आप कहते हो भी डेथ होगी, लेकिन यह बात सही है कि उसके कुछ जो असल में बात होगी वो क्या होगी? ब्रेन का रुकना. तो जब हार्ट रुक गया तो ब्रेन रुक ही जाएगा. प्रॉब्लम कब आती है? जब हार्ट चलता रहे और ब्रेन रुक जाता है, तब हम उसे कोमा कह देते हैं, लेकिन वो ब्रेन डेड कंडीशन है, क्लिनिकली डेड है. ठीक है, इसके बाद बायोलॉजिकल डेथ कंटिन्यूस आफ्टर क्लिनिकल डेथ फॉर अप टू 10 आवर्स. इसी विंडो में जो 10 घंटे तक शरीर मरते रहता है, ठीक है, स्किन जिंदा रहेगी, नेल्स बढ़ेंगे, शेव बढ़ती है. एक मरे हुए व्यक्ति की जिसे क्लिनिकली डेड कर दिया, तो अगले 10 घंटे अगर शरीर रखा रहे तो दाढ़ी बढ़ जाती है, नाखून बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि शरीर के दूसरे टिश्यूज जिंदा हैं और अगले 10 घंटे तक डेथ होगी. इसी विंडो में क्या है कि आईज का डोनेशन और जो है बाकी ऑर्गन्स का जो है डोनेशन, जो भी डोनेशन कर रहे हैं वो हो जाते हैं. समझ में आई बात आपको? इमॉर्टल, क्या इमॉर्टलिज्म एक आइडिया है या सच्चे में कोई बात भी है? इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म, इसको लिख लो. इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये भी क्वेश्चन है. इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स, नहीं वो तो डेड हुआ ना, वो कनेक्टिंग लिंक है. वायरस का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब सेल्यूलर है, वो सेल भी नहीं है. वो अल्टीमेटली उसका क्या है कि जब वो सेल के अंदर जाता है ना, होस्ट के अंदर जाता है, देन इट इज शोइंग जस्ट वन फीचर ऑफ लाइफ. लिविंग का वन फीचर शो कर रहा है, और बाहर रहते हुए वो फीचर भी गायब है, तो तब तो वो नॉन लिविंग है जब बाहर है. अडप्टेशन में क्या है कि अडप्टेशन जब वो नए सेल के अंदर जा रहा है तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं. अडप्टेशन की बजाय हम म्यूटेशन कहना पसंद करेंगे. वहां पे क्या कर रहा है? वो अडप्ट नहीं कर रहा, वो एक तरीके से क्या कर रहा है? म्यूटेशन कर रहा है. हमारा शरीर वायरस के लिए अडप्ट करता है, वायरस तो सिर्फ अपनी शक्ल बदलता है. ठीक है, तो वायरस ने क्या शो किया? म्यूटेशन शो किया. म्यूटेशन शो करता है तो यू कैन, मतलब एडवांस लेवल में एक टर्म और जोड़ सकेंगे क्योंकि म्यूटेशन शो करते हैं लिविंग बीइंग, है ना. लेकिन उसको आप एडेप्टेशन नहीं कह सकते, उसको आप क्या कह सकते हो कि म्यूटेशन हुआ, चेंज कर लिया. एडेप्ट होता है कि थोड़ा सुधार हो गए. तो ये बहुत बारीक अंतर है इस बात में. और उसके बाद में क्या कहोगे कि इवोल्यूशन, तो वायरस के केस में वो इवोल्यूशन भी उतना सही नहीं है. वो चीज क्या है? म्यूटेशन है. तो म्यूटेशन इन दोनों के बीच में स्टक रहने वाली कंडीशन रहेगी कि उसने अपने आप को चेंज किया था, और इसलिए चेंज किया था क्योंकि आपने अपना इम्यून सिस्टम बदल लिया था. इम्यून सिस्टम बदल लिया, पुराने फॉर्मेट के लिए
जो है क्या हो गया कि आपका जो है इम्यून सिस्टम उसे खत्म कर रहा है, तो नए म्यूटेंट्स आ गए, नए म्यूटेंट्स आए, तो आप उन्हें चाहे तो अडेप्टेशन कह लें, चाहे आप उसे जो है इवोल्यूशन कह लें, या सिर्फ उसे म्यूटेशन रहने दें। ठीक है, ये बहुत बारीक लाइनों वाले क्वेश्चन है वहां पे। अब फाइनली मैं कह रहा हूं इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स लिखें, ऑर्गेनिजम्स विदाउट बायोलॉजिकल डेथ, ऑर्गेनिजम्स विदाउट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल डेथ, एग्जाम्पल अमीबा, हाइड्रा, और कुछ जगहों पे जेलीफिश भी एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, ये सभी डिवाइड होते रहते हैं, बट दे डोंट बायोलॉजिकली डाई। आप देखोगे अमीबा है, यहां से 2 में डिवाइड, 4 में डिवाइड, मरा तो नहीं, वो कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म रही उसकी। लेकिन मैंने कहा बायोलॉजिकल डेथ नहीं हो सकती, आप एक्सीडेंटल डेथ कर सकते हो उसकी। अमीबा का एक्सीडेंट करवा दो आप, उसको ले आओ, पानी में उबाल दिया तो मर जाएगा अमीबा। ठीक है ना, तो इसलिए कहा। तो अब समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ 10 फीचर हैं लिविंग बीइंग के, इनमें से कोई एक भी शो करेंगे तो वी विल कॉल कि भाई ये क्या है, दिस इज लिविंग। ओके, तो आज हमारी बात हुई लिविंग पे। अपना बुक खोलो जरा एनसीईआरटी, और लास्ट में लंबी चौड़ी एक मतलब आधे पेज का एक पैराग्राफ लिखा है, उस पर कहानी पूरी लिखी है, और लास्ट में लिखा गया है व्हाट इज लिविंग। फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट इज लिविंग, ठीक है। तो व्हाट इज लिविंग लिखा गया है, उसी का आंसर ये था जी, लिविंग क्या होता है लिविंग। और इसमें मैंने आपको बताया यू विल काउंट द क्वेश्चंस, जो हमने कहा कि एनसीईआरटी यहां से क्वेश्चंस पिक करती है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज इतना, और कल हम इसके अगले फॉर्मेट पे आगे बढ़ेंगे। आगे और जो एनसीईआरटी कल ले आओगे तो आगे की चीजें होंगी, उसमें हम कल स्पीशीज की बात करेंगे, स्पीशीज के नंबर की बात करेंगे, और कैसे उनकी प्लेसमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। अभी इसके बाद जो है आपका